हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो हमारी एमपीपीएससी की दृष्टि से या एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था विश्व हिंदी सम्मेलन। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे ये हमने पहले पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला या वर्ण विचार। तो देखिए इसमें वर्णमाला क्या है। ठीक है, वर्णमाला या वर्ण विचार ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें हम वर्णमाला या वर्ण विचार को पढ़ने से पहले यह जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्दों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे पहला है इसमें ध्वनि किसे कहते हैं, फिर इसके बाद में वर्ण किसे कहते हैं, फिर इसके बाद में अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर शब्द किसे कहते हैं, ये इनके बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ध्वनि। अब ध्वनि किसे कहा जाता है, तो ध्वनि का सीधा सा आप अर्थ याद रखना कि मानव मुख से उत्पन्न कंपन जिसे हम कानों से सुन सकते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कि मानव मुख, ठीक है, मानव मुख से उत्पन्न कंपन, मानव मुख से उत्पन्न कंपन जिसे कानों द्वारा सुना जाता है। ठीक है, जिसे कानों द्वारा सुना जाता है या सुना जा सकता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये ध्वनि की परिभाषा होती है या ध्वनि का अर्थ हुआ। ठीक है ना, तो ये ध्वनि का अर्थ होता है, इसको याद रखना। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि का अर्थ लिखिए तो आपको ये बताना है। तो मानव मुख से जो कंपन उत्पन्न होता है और जिसे हमारे कान सुनते हैं या हमारे कान सुन सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है वर्ण। अब वर्ण किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं या ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को, ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को, ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि वर्ण का अर्थ बताइए तो आपको वर्ण के अर्थ में बताना है कि ध्वनि के लिखित या ध्वनि के जो संकेत होते हैं तो ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो अब ये कैसे, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अ, तो आ क्या है, ध्वनि, और जब हम इसको लिखित रूप दे देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता वर्ण। क्लियर है सबको। तो इसमें हमने बोला कि अ, तो आ क्या है, ध्वनि है, और जब उसको लिखित रूप दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अक्षर क्या होता है। इसमें वर्ण में एक पॉइंट और याद रखना कि वर्ण ये अखंड होते हैं, मतलब इनको और विभाजित नहीं किया जा सकता। कैसे, तो जैसे आपको याद रखना है जैसे आ है तो ये क्या है, अखंड है, इसको और हम विभाजित नहीं कर सकते और इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अक्षर क्या होता है, तो ये वर्णों का समूह होता है। ये क्या होता है, ये वर्णों का समूह होता है। तो वर्णों का समूह अक्षर कहलाता है। तो ये कैसे, तो हमने देखा यहाँ पर कि जैसे आधा क है तो ये क्या हुआ, वर्ण, और इसके बाद फिर यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी वर्ण है। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा अक्षर। बात समझ में आ रही है सबको। तो यहाँ पर आधा का भी क्या है, वर्ण है, अ भी क्या है, वर्ण है। तो ये दोनों वर्ण मिले तो क्या हुआ, ये अक्षर। तो ये वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णों का समूह कहलाता है अक्षर। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। और फिर अक्षर के समूह को शब्द कहा जाता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, तो अक्षर का समूह या अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब अक्षरों का समूह शब्द कैसे कहलाएगा, तो जैसे हम यहाँ पर एक शब्द लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया कलम, ठीक है,
तो कलम लिख दिया। तो कलम क्या है? तो कलम है यहाँ पर शब्द। अब आपसे मैं ये पूछूं कि इसमें अक्षर कितने हैं फ्रेंड, तो आपको बताना होगा कि इसमें 3 अक्षर हैं। कौन कौन से 3 अक्षर है इसमें? तो एक है इसमें ये क, ल और म, अक्षर इसमें 3 हैं। ठीक है, ये अक्षर है क, फिर ल अक्षर है और फिर म अक्षर है। फिर आपसे इसमें अगर ये पूछा जाए कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वर्ण इसमें 6 हैं। समझ में आ रहा है सबको? कैसे वर्ण 6 हो गए? तो देखिए इसमें फिर से, ये कलम क्या है? शब्द है। और अक्षर क्या हो गया इसमें? अक्षर हो गया क, फिर ये ल और ये म, 3 अक्षर से मिलकर बना है ये कलम। इसके बाद फिर शब्द, तो शब्द ये पूरा कलम शब्द है। अब इसके बाद में इसमें वर्ण कितने हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ण है इसमें 6। तो कैसे इसमें 6 वर्ण है फ्रेंड? तो जैसे आधा क, फिर ये अ, फिर इसके बाद में आधा ल, फिर ये अ, फिर इसके बाद में ये आधा म और फिर ये अ। तो इसमें अक्षर कितने हो गए? 6, सॉरी वर्ण कितने हो गए? 6, और अक्षर कितने? 3, और ये एक पूरा शब्द है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम शुरू करते हैं वर्णमाला में। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं। ये तो हमने आपको वर्ण के बारे में थोड़ी जानकारी दी, ध्वनि, वर्ण, अक्षर और शब्द, इसके बारे में जानकारी बताई आपको। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्णमाला का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वर्णमाला का अर्थ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो है सब सरल, लेकिन समय पर जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो समय पर हमको तुरंत ये माइंड में क्लिक नहीं होता है, और जब तक हम बिल्कुल सही सही सटीक आंसर नहीं लिखेंगे तब तक पूरे नंबर हिंदी में नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वर्णमाला का अर्थ क्या हो जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये 2 अर्थ आपको याद रखना है। कोई सा जो आपको ज़्यादा सरल लगे उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें एक सबका एक निश्चित क्रम है। जैसे अ के बाद में आ ही आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर बड़ी ई आएगा, ये सब होते हैं। ऐसे ही फिर अपन जब पढ़ते हैं व्यंजन में, जैसे क है, ख है, तो क के बाद में ख आएगा, फिर ग आएगा, फिर घ आएगा। ये सब क्या है? इनका एक निश्चित क्रम है वर्णों का। तो इसी वर्णों के निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में जो हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हमारी हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52 आपको याद रखना है। ठीक है, तो आ से लेकर ज्ञानी तक, और उसके बाद फिर और भी इसमें स्र है, ळ है, ळ है, ये इसमें से टोटल 52 वर्ण होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारी हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं, तो इसमें 52 वर्ण हैं। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो हमारी हिंदी वर्णमाला की अपन बात कर रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला को या जो हमारे हिंदी वर्ण हैं इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, या इसके 3 प्रकार होते हैं वर्ण के, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण के प्रकार बताइए, वर्ण के प्रकार, ठीक है, तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं फ्रेंड? तो इसके 3 प्रकार होते हैं वर्ण के। कौन कौन से 3 प्रकार? तो आपको याद रखना है 3 प्रकार में, पहला प्रकार हो जाता है स्वर, दूसरा हो जाता है अयोगवाह, दूसरा क्या हो जाता है? अयोगवाह, और तीसरा हो जाता है व्यंजन। ठीक है, ये 3 प्रकार इसके होते हैं वर्ण के।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वर्ण के प्रकार, तो ये वर्ण के प्रकार आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब स्वर किससे कहते हैं, फिर इसके बाद में अयोगवाह किससे कहते हैं और व्यंजन किससे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर किससे कहते हैं, कितने हैं, ये हम अभी शुरू कर रहे हैं। अयोगवाह किससे कहते हैं, ये कौन कौन से हैं, ये अब अभी हम शुरू कर रहे हैं। फिर व्यंजन किससे कहते हैं, ये हम अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले स्वर, इसमें शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले स्वर, और फिर स्वर के बाद में आएंगे हम अयोगवाह पर। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है, इसका कई बार हमसे अर्थ भी पूछा जाता है। तो 3 नंबर में अगर उसने पूछा हमसे एग्जाम में कि स्वर का अर्थ लिखिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि स्वर का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। तो स्वर का अर्थ है कि वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से बोली जाती हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अब ये निर्बाध का मतलब क्या है, तो निर्बाध का मतलब होता है बिना बाधा के। तो वे ध्वनियाँ जिन्हें बिना बाधा का या बिना बाधा के बोला जाता है या जिनका बिना बाधा का उच्चारण किया जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। आ रहा समझ में। अब ये क्या है बिना बाधा या निर्बाध, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ न तो तालु से टकराएगी, न ही मूर्धा से टकराती है, न ही दांतों से टकराती है, और न ही हमारे दोनों ओष्ठ मतलब ओंठ आपस में स्पर्श होते हैं। तो ऐसे ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये इसका अर्थ हुआ किसका, स्वर का। आया समझ में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्वर का एक सरल सा अर्थ याद रखना कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण निर्बाध रूप से होता है। ठीक है, जिनका उच्चारण निर्बाध रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा हो जाती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो ये आपको सीधा से इसका अर्थ लिखना है। इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये क्लियर हुआ सबको निर्बाध का मतलब क्या है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि निर्बाध का मतलब है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ न तो दांतों से स्पर्श होगी, न मूर्धा से स्पर्श होगी, न तालु से स्पर्श होगी। ठीक है, और न ही हमारे ओष्ठ आपस में स्पर्श होते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा होती है फ्रेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वर के 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, ये देखिए इसमें। ठीक है, तो स्वर के 3 प्रकार हो जाते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए इसमें, आपको बता रहा हूँ मैं। प्रकार, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पहला प्रकार हो जाता है लघु स्वर। ठीक है, पहला प्रकार क्या हो जाएगा, पहला प्रकार है लघु स्वर। दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाता है संयुक्त स्वर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। ये 3 प्रकार इसके होते हैं। अब पहला देखिए लघु स्वर। अब लघु स्वर किससे कहते हैं, तो लघु स्वर का सीधा सा मतलब आप याद रखना कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में समय कम लगता है और ये स्वतंत्र होते हैं, उसे हम लघु स्वर कहते हैं। ये इसका अर्थ होता है लघु स्वर का। अब लघु स्वर कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आ जाता है अ, ई और इसके बाद उ। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अभी हम जानेंगे इसके बाद में कि स्वरों की संख्या कितनी है, ये इसके बाद हम अभी देख रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और ये समान स्वर से मिलकर बनते हैं, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं, तो जैसे बड़ा आ, बड़ी ई,
ठीक है, बड़ा ऊ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। फिर इसके बाद में संयुक्त स्वर, तो वे स्वर जो दो असमान स्वर से मिलकर बनते हैं उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से स्वर हैं जो असमान संयुक्त स्वर से मिलकर बनते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। जैसे ए, फिर आई, ओ और औ, ये कैसे हैं, संयुक्त स्वर हैं। अब ये कैसे दीर्घ बने, कैसे संयुक्त बने, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो दीर्घ स्वर हैं, तो दीर्घ स्वर कैसे बन रहे हैं, जैसे ये आ और एक छोटा आ और छोटा दोनों मिल गए तो क्या बन गए, इनके दोनों के मिलने से बन जाता है बड़ा आ। ठीक है, तो छोटा छोटा से मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। फिर बड़ी ई कैसे बनी, तो ये छोटी ई और छोटी ई, ठीक है, छोटी ई और छोटी दोनों मिल गए तो क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। फिर इसके बाद में ऐसे ही ऊ कैसे बना, तो जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिल गए तो क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गए। तो ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, दीर्घ स्वर ऐसे बने। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर इनका उच्चारण करने में समय ज़्यादा लगता है और ये समान स्वर से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन गया, छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन गई, फिर इसके बाद में छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन गए, ये ऐसे दीर्घ स्वर बने। अब संयुक्त स्वर पर आते हैं, संयुक्त स्वर कैसे बने। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे जो ए है, तो ए कैसे बनेगा, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ए होता है ये अ और ये ई दोनों से मिलकर क्या बनता है, दोनों से मिलकर बनता है ए। ठीक है, दोनों से मिलकर क्या बन गया, ए। तो ये असमान स्वर है कि नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि संयुक्त स्वर कैसे स्वर होते हैं कि ये दो स्वर से मिलकर बनते हैं परंतु असमान स्वर से मिलकर बनते हैं। तो असमान स्वर कौन सा है, ये अ और ये ई दोनों से मिलकर क्या बना, ए। फिर आई कैसे बना, तो इसमें आपको याद रखना है कि आ के बाद में जब आई जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, सॉरी आ के बाद में जब ये ए जुड़ गया तो ये क्या बन जाता है, आई बन जाता है। इसके बाद फिर ओ कैसे बना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि जैसे जो ओ है तो ओ कैसे बना, तो आ के बाद में जब ऊ जुड़ता है तो इसका बन जाता है ओ, ये ऐसे बना। फिर औ कैसे बना, तो इसमें जब आ के बाद में ये ओ जुड़ जाता है, आ के बाद में जब ये ओ जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, औ। तो ये इस प्रकार से संयुक्त स्वर बने हैं, क्योंकि संयुक्त का मतलब ही होता है मिलकर बनना। ठीक है ना, तो मिलकर तो बने पर कैसे, असमान स्वर से मिलकर बने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है और इन्हें संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी है, ये एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं, तो हमारी हिंदी के स्वर कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, ध्यान रखना इनकी संख्या। तो अगर कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या, ठीक है, अगर आपसे कुल संख्या पूछ रहा है तो ये है 13। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो जो सामान्यतः स्वर होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः स्वर की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कुल स्वर है 13 और सामान्यतः स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है, या इसको हम उच्चारण के आधार पर भी कह सकते हैं, उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई, तो उच्चारण के आधार पर है स्वरों की संख्या 11। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ विद्वान हमारे ऋषि को स्वर नहीं मानते। ठीक है, तो क्यों नहीं मानते, उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले यहाँ पर देखिए जो स्वर होते हैं उनकी संख्या हमने आपको 11 बताई, तो 11 स्वर हैं कौन कौन से,
इनके नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसके बाद ऋषि। फिर इसके बाद में ए, ऐ, ओ, औ, फिर इसके बाद अंग और आहा। ठीक है, ये होते हैं कुल। तो कुल है 13 स्वर। और अगर पूछा जाए कि सामान्यतः या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तब आपको बताना है इसमें 11। तो ये है 11 स्वर। फिर इसके बाद में कुछ विद्वान हमारे हिंदी के ये ऋषि को स्वर नहीं मानते। तो ऋषि को स्वर क्यों नहीं मानते? उनका कहना ये है कि जैसे जो ऋषि होता है, तो ऋषि होता है, ऋषि किससे किससे मिलकर बनता है? तो ये आधा र और ये छोटी ई दोनों से मिलकर बनता है ऋषि, इसलिए इसको लघु स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो उनका ये कहना है कि जो ऋषि है ये तो आधा र और ई से मिलकर बनता है, तो इसे स्वर में फिर कैसे रखा जाए? ठीक है, तो यह विवादास्पद है। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 11 ही बताना है, 10 नहीं बताना है, क्योंकि जितने भी आयोग हैं और जो संस्थाएं होती है जो परीक्षा का आयोजन करती हैं, वे सभी 11 ही स्वर मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये स्वरों की संख्या हमने आपको बताई। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, आगे देखिए वह स्वरों का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण देखिए इसमें स्वर का वर्गीकरण। अभी अयोगवाह को इसके बाद हम पढ़ेंगे। जैसे स्वर खत्म होगा, स्वर के बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह खत्म होने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो स्वरों का वर्गीकरण, तो इसमें कुछ आधार हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला, ठीक है, तो पहला है इसमें उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। ठीक है, पहला हो जाता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा हो जाता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। इसके बाद फिर चौथा हो जाता है ओंठ या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। इसके बाद फिर हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक और मुंह, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट होता है घोष के आधार पर, घोष के आधार पर। तो ये इतने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो ये इतने प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, किसका? स्वरों का। तो अब हम इनको सबको एक एक से हम सबको कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें उच्चारण या मात्रा के आधार पर, तो यहाँ पर देखिए उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का कितने आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो इसमें 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड? तो पहला हो जाता है लघु स्वर, इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर। तीसरा क्या हो जाता है? प्लुत, प्लुत, प्लुत स्वर। ये ऐसे 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब पहला देखिए इसमें लघु स्वर,
तो एग्जाम में आपसे कैसा भी पूछ सकता है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछ रहा है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपको ये 3 प्रकार लिखना होगा। ठीक है। अब लघु स्वर किसे कहते हैं, तो ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, उससे हम लघु स्वर कहते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से लघु स्वर हैं इसमें, तो इसमें आ जाता है छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ। ये है लघु स्वर। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने में समय कम लगता है फ्रेंड। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में समय ज़्यादा लगता है, या लघु स्वर की तुलना में इनका उच्चारण करने में समय ज़्यादा लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर हैं कौन कौन से, तो इसमें आ जाता है जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, इसके बाद फिर बड़ा ऊ, फिर ए, आई और औ। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने में लघु स्वर की तुलना में समय ज़्यादा लगता है। जैसे हम बोलेंगे अ, तो आ बोलने में समय कम लगा अ, जब हम बोलेंगे आ तो इसका उच्चारण करने में समय ज़्यादा लगा। ठीक है, तो जिनका उच्चारण करने में समय कम लगता है उसको लघु स्वर में रखा जाता है, और जिनका उच्चारण करने में समय ज़्यादा लगता है उन्हें दीर्घ स्वर में रखा जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है प्लुत स्वर। और जो प्लुत स्वर है इसका मतलब क्या होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये प्लुत स्वर का मतलब होता है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो जैसे ओम। ठीक है, ओम जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी समय ज़्यादा लगता है। कैसे लगता है, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको कैसे बोला जाएगा, इसका उच्चारण किया जाएगा ओम, ऐसा इसका उच्चारण करते हैं, तो इसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग ध्यान रखना पुकारने में किया जाता है। ठीक है, नाटक में पुकारते हैं या और भी कई प्रोग्राम आते हैं उनमें पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये हुआ उच्चारण या मात्रा के आधार पर पहला वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर दूसरा देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का भी इसमें रोल होता है, तो जीभ के आधार पर हम कौन से करते हैं वो देखिए इसमें। तो जीभ के आधार पर इसके 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें पहला प्रकार देखिए अग्रस्वर। अब पहला हो जाता है अग्रस्वर, दूसरा हो जाता है मध्य स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। ये ऐसे 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब पहला देखिए इसमें अग्रस्वर। अब अग्रस्वर का मतलब क्या होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग कार्य करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है सबको कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मतलब जब हम ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण हम जीभ के माध्यम से करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर इसको 3 भागों में हमने बांटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार हो गए, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र का मतलब क्या होता है, अग्र का मतलब होता है आगे, तो हमारी जीभ का अगला भाग। ठीक है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग कार्य करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। ये अग्रस्वर का अर्थ होता है। तो इसमें ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग कार्य करता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है छोटी ई, बड़ी ई,
ए और ऐ, ये कैसे स्वर होते हैं? ये अग्रस्वर होते हैं, क्योंकि इनको उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अगला भाग इसमें कार्य करता है। जैसे ई, ऐ, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का जो अगला भाग होता है ये ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इसलिए इन्हें अग्रस्वर की श्रेणी में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर का मतलब क्या हो जाता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अब मध्य स्वर में कौन सा स्वर आ जाता है? तो इसमें आ जाता है छोटा अ। अब जब ये छोटा अ का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का मध्य भाग इसमें कार्य करता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। जैसे बोलिए अ, तो अ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसमें जीभ का मध्य भाग कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद पश्च स्वर। अब पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का पिछला भाग कार्य करता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अब वे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है? तो इसमें आप देखिए, जैसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद फिर ओ और औ। ये सब क्या होते हैं? ये सब पश्च स्वर होते हैं। तो पश्च स्वर का मतलब क्या हुआ कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग या पिछला हिस्सा कार्य करता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा वर्गीकरण इसका समाप्त हुआ। अब इसके बाद में आता है तीसरा प्रकार इसका वर्गीकरण का। तो स्वरों के वर्गीकरण में इसका तीसरा प्रकार कौन सा है वो देखिए अब आप। तो तीसरा प्रकार हो जाता है मुख द्वार खुलने के आधार पर। तीसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, अब मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है या कितने प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है? तो मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं ये देखिए इसमें। ठीक है, अब पहला देखिए, इसमें पहला हो जाता है विव्रत स्वर। ठीक है, पहला हो जाता है विव्रत स्वर। अब इसका मतलब क्या हुआ विव्रत स्वर का? तो विव्रत स्वर का मतलब होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार पूरा खुलता है, उसे हम विव्रत स्वर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये शब्द है विव्रत, ये विव्रत का मतलब ही होता है खुला हुआ। ठीक है, तो विव्रत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे विव्रत स्वर को? तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार पूरा खुलता है, उसे हम विव्रत स्वर कहते हैं। तो ये विव्रत स्वर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सिर्फ बड़ा आ। आया समझ में? इसमें किसको शामिल किया गया है? तो इसमें सिर्फ बड़ा आ को शामिल किया जाता है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं आ का, तो इसमें हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है। आप बोलकर देखिए, जैसे आ। ठीक है, बोलकर देखिए सभी लोग आ। क्या आप आ को मुंह बंद करके बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आ, ठीक है ना? जब हम इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है। इसके बाद दूसरा होता है अर्धविव्रत स्वर। अब अर्धविव्रत स्वर का मतलब क्या है ये जानिए इसमें अब आप। अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। अब अर्धविव्रत स्वर का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड? तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है। आ रहा समझ में? इसमें पहले वाले में क्या हुआ था? पहले वाले में मुख द्वार पूरा खुलता था, और इसमें क्या होगा? इसमें मुख द्वार हमारा आधा खुलेगा। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है, उसे हम अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। अब ये अर्धविव्रत स्वर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अर्धविव्रत स्वर में ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, इसके बाद औ आ जाएगा। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करने में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है। आप बोल कर देखिए, जैसे ए, ऐ, औ, आधा मुंह खुला। ठीक है,
तो ये कौन से स्वर हुए? ये अर्धविभ्रत स्वर हुए 3। इसके बाद फिर चौथा आ जाता, सॉरी तीसरा आ जाता है समृत स्वर। वे समृत स्वर कौन से हैं? तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो उसे हम समृत स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो समृत है, समृत का मतलब ही होता है लगभग बंद। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से स्वर आते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कौन से स्वर हो गए? तो ये स्वर हो गए समृत स्वर, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग बंद रहता है। कैसे? जैसे बोलकर देखिए आप लोग, ई ऊ, तो मुंह लगभग बंद रहता है, इसलिए इन्हें समृत स्वर में शामिल किया गया है। ये आप इसको याद रखना। इसके बाद फिर चौथा आता है अर्ध समृत स्वर। ठीक है, चौथा क्या है? अर्ध समृत स्वर। अब इसका मतलब क्या हो जाता है अर्ध समृत स्वर का? तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, आधा बंद रहता है, तो उसे हम अर्ध समृत स्वर कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से बच गए हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे आ जाता है, इसके बाद ओ, इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा अ और ओ, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है। जैसे बोलकर देखिए अ ओ, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इनका उच्चारण करते समय क्या हो रहा है? तो इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार आधा बंद हो रहा है, बंद तो हो रहा है पर आधा बंद हो रहा है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीसरा प्रकार इसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसका चौथा प्रकार आता है, चौथा प्रकार वर्गीकरण का। तो वो कौन सा है वो देखिए, इसमें चौथा प्रकार हो जाता है ओष्ठ, ओष्ठ या ओठ। ठीक है, ओष्ठ या ओठ के आधार पर। ठीक है, ओठ, ओठ की, ओष्ठ या ओठ की स्थिति के आधार पर। अब ये कैसे होता है देखिए, तो इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं स्वर। कौन कौन से? तो एक होता है व्रतमुखी और दूसरा होता है अव्रतमुखी। पहला हो जाता है व्रतमुखी स्वर और दूसरा हो जाता है अव्रतमुखी स्वर। ठीक है, ये दो प्रकार से होते हैं। अब ये क्या है, ये इसमें देखिए। अब पहला देखिए व्रतमुखी स्वर। तो व्रत का मतलब तो सब लोग जानते ही हैं। तो व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत एक गोल घेरा होता है, ये ऐसा होता है ना, गोल व्रत। ठीक है, तो इसको फिर परिभाषित कैसे किया जाएगा? तो व्रतमुखी का मतलब होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख वृत्त की तरह गोल होता है, तो उसे हम व्रतमुखी स्वर कहते हैं। आया समझ में? क्योंकि व्रत का मतलब गोल और मुखी मतलब मुख, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ कैसा होगा? गोल होगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? ये ओष्ठ पढ़ रहे हैं, ओठ के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं या वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोल होते हैं, वृत्त की तरह गोल हो जाते हैं, तो उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा इसमें? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये इसमें आ जाते हैं। तो ये चार स्वरों को किस में रखा गया है? वृत्तमुखी स्वर में रखा गया है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ कैसे होते हैं? गोल होते हैं। बोलकर देखिए, अब आप बोलो। ठीक है, इनका उच्चारण करो। ऊ, ऊ, ओ, औ,
तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें हमारे ओष्ठ हमारे गोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको व्रतमुखी स्वर में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है अव्रतमुखी स्वर। तो अव्रतमुखी का मतलब क्या हो जाएगा, जो व्रत के समान ना हो, मतलब कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ वृत्त की तरह गोल नहीं होते, उसे हम अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। आ रहा समझ में। अब इसमें हमारे ओष्ठ का आकार गोल नहीं होगा। अब तो भैया कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, हमारे ओंठ गोल नहीं होते, वृत्त की तरह गोल नहीं होते। तो इसका देखिए उदाहरण, तो इसमें आ जाएगा आ, ई, ए और ऐ। ये सभी स्वर किस में आ जाते हैं, तो ये सभी स्वर इसमें आ जाते हैं अव्रतमुखी स्वर में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ओष्ठ के आधार पर या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। तो ये 4 प्रकार वर्गीकरण खत्म हो जाते हैं फ्रेंड। तो 4 प्रकार के वर्गीकरण यहाँ पर समाप्त हुए। अब इसके बाद देखिए 5वां, ठीक है। अब 5वां कौन सा है, तो ये इसमें आपको याद रखना है 5वां प्रकार से इसका वर्गीकरण। तो 5वें प्रकार से वर्गीकरण होता है घोष के आधार पर, ठीक है, घोष के आधार पर वर्गीकरण। अब जो घोष के आधार पर वर्गीकरण होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो घोष का मतलब होता है कंपन। तो कंपन कहाँ पर, हमारे स्वर तंत्र में, हमारे कंठ में। घोष का मतलब होता है कंठ में कंपन, ठीक है। तो इसका फिर मतलब क्या हो जाएगा कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कंठ में या हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है तो उसे हम घोष कहते हैं या घोष स्वर कहते हैं, ठीक है, या घोष ध्वनि कहते हैं। अब जो घोष होता है तो इसको भी 2 भाग में अपन बांट देते हैं, अघोष और सघोष। अघोष का मतलब क्या होता है कि जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्र में या हमारे कंठ में कंपन कम होता है तो उसे हम अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। और सघोष ध्वनि किसे कहते हैं कि जिसका उच्चारण करने में कंठ में कंपन ज़्यादा होता है तो उसे हम सघोष ध्वनि कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अघोष ध्वनि हमारे स्वर में नहीं है। सभी स्वर क्या हैं, तो सभी स्वर सघोष होते हैं। तो ये कैसे, जो हमारे सभी स्वर होते हैं तो सभी स्वर क्या हैं, सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि हम जब भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने में हमारे कंठ में कंपन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है सघोष। और जिनका उच्चारण करने में कंठ में कंपन कम होगा तो वह होगा अघोष। तो हमारे स्वर में अघोष ध्वनियाँ नहीं हैं, हमारे स्वर अघोष नहीं हैं। हमारे सभी स्वर क्या हैं, तो हमारे सभी स्वर होते हैं सघोष, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में कंपन ज़्यादा होता है, ठीक है। आप बोल कर देख लो, आ, ई। तो इन सब का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में कंपन ज़्यादा होता है, इसलिए इन सब को कौन से श्रेणी में रखा गया है, तो सभी स्वरों को सघोष श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है अगला 6वां प्रकार इसका हो जाता है, 6वां प्रकार होता है जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, हवा। हवा के नाक और मुंह, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। तो इसके आधार पर कितने प्रकार से रखा जाता है स्वरों को, तो इसमें एक हो जाता है निरनुनासिक, ठीक है, क्या हो जाता है, निरनुनासिक, निरनुनासिक, ठीक है। और इसके बाद में अनुनासिक। ऐसे इसको 2 भागों में बांट देते हैं। अब निरनुनासिक का मतलब क्या होता है और अनुनासिक का मतलब क्या हो जाता है, तो निरनुनासिक का मतलब आपको ध्यान रखना है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाक से हवा नहीं निकलती, सिर्फ मुंह से ही हवा निकलती है, तो उसे हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। तो हमारे जितने भी स्वर हैं ये लगभग सब किस में आते हैं, सब निरनुनासिक में ही आते हैं। जैसे आ होता है, ई होती है, ऊ होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय
हमारे मुख से हवा निकलती है, नाक से हवा नहीं निकलती, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, निरअनुनासिक में रखा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो अनुनासिक शब्द आया है, तो ये अनुनासिक चंद्रबिंदु होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये चंद्रबिंदु होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से ही हवा निकलती है, तो उसे हम उसे हम अनुनासिक की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका उपयोग हमारी हिंदी में होता है। ठीक है, संस्कृत में इसका उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग हमारी हिंदी में होता है, जैसे आंगन। तो जब ये आंगन अपन बोलते हैं तो इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से ही हवा निकलती है, इसको कहा जाता है अनुनासिक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका वर्गीकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एक और इसमें आता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। और ये अनुस्वार क्या होता है, तो ये अनुस्वार सिंगल ऐसे बिंदु होते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड। तो सिंगल बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। तो ये ऐसे ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है। ठीक है, तो जिनका उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है उसे कहा जाता है अनुस्वार। तो जैसे हम कभी लिखते हैं, जैसे अंग लिखा हमने, तो जब अंग लिखेंगे, तो जब अंग का हम उच्चारण करेंगे तो इस समय हमारे नाक से हवा निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सिंगल बिंदु होती है इसको हिंदी में कहा जाता है अनुस्वार, और ये जो चंद्र बिंदु होती है इसे कहा जाता है अनुनासिक। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वरों का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है फ्रेंड। अब इसके बाद में फिर आगे हम पढ़ते हैं अयोगवाह। तो आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो हमारे वर्ण होते हैं, तो वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है, या वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा अयोगवाह होता है, और तीसरा व्यंजन होता है। ये 3 प्रकार से इसको बांटा जाता है, या इनका 3 भेद होता है। ठीक है ना। तो पहला प्रकार हम पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रकार देखिए, अयोगवाह। दूसरा होता है अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या है, तो अयोगवाह का मतलब होता है कि ये वे ध्वनियाँ होती हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अयोगवाह का मतलब क्या है, कि जो न तो पूर्ण स्वर है और न ही पूर्ण व्यंजन है, और न ही पूर्ण व्यंजन है, तो उसे कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है फ्रेंड। अब इसमें कौन कौन से 2 अयोगवाह, तो इसे में आ जाता है अंग और आहा, ये होते हैं अयोगवाह। ठीक है, तो इनको न तो पूर्ण रूप से स्वर माना जाता है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन मानते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये ऊपर जो बिंदु आपको दिख रही है, ये क्या है, अनुस्वार है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं अंग का, तो इसका उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है, मतलब कि ये आगे स्वर है और पीछे क्या है, पीछे न है। आ रहा समझ में, पीछे क्या है, ये न है। तो इसलिए हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अंग। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे भंग। ठीक है ना, भंग अपन ने बोला, तो भंग में क्या होगा कि इसमें ये ऊपर क्या है, बिंदु, तो इसका उच्चारण करते समय न भी निकलता है और अ भी आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो भ है तो ये आधा भ और ये आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। ऐसे ही एक और उदाहरण इसका, जैसे हमने बोला अंग, तो जब अंग बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये अंग में आगे स्वर है और पीछे ये जो बिंदु है ये किसके बिंदु है, न की है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंग। तो जब न बोलेंगे तो न क्या होगा, पीछे व्यंजन होगा, और आगे क्या है, स्वर है। तो इसलिए न तो ये पूर्ण रूप से स्वर है और न ही व्यंजन है। ठीक है, ऐसे ही ये आहा, तो यहाँ पर ये 2 बिंदु हैं, इनको क्या कहा जाता है, विसर्ग कहते हैं। अब ये जो विसर्ग होते हैं, तो विसर्ग होने के कारण इसे क्या पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ा जाएगा आहा। आहा पढ़ेंगे इसे, आहा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आ क्या है, स्वर, और पीछे ये 2 विसर्ग हमने लगा दिए, तो ये क्या होगा, ह।
तो ह क्या है, व्यंजन है। तो ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। ठीक है, इसलिए इनको किसकी श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। ये आप इसको ध्यान रखना फ्रेंड। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।